कौशिक, न्यायिक आयोग ने घटनास्थल का जायजा लिया है। प्रयागराज के कैल्विन अस्पताल के बाहर पहुंचकर न्यायिक आयोग के तमाम सदस्यों ने घटनास्थल का जायजा लिया। एसआईटी टीम ने भी घटनास्थल का जायजा लिया है। बड़ी अपडेट्स आपको बता देते हैं। अतीक मर्डर के दौरान मौजूद पुलिसकर्मियों से पूछताछ की गई है। शाइस्ता और गुड्डू की तलाश में एसटीएफ की रेड जारी है। अतीक के हमलावरों को हिंदू महासभा का समर्थन और वकील शौलत ने असद को भेजी थी एक चैट, वो चैट अब वायरल हो रही है। ये बड़ी अपडेट्स हैं इस मामले में। आज क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया और मर्डर में एसआईटी की जांच आगे बढ़ रही है। जहां अतीक का मर्डर हुआ वहां पर क्राइम सीन को एसटीएफ ने रिक्रिएट किया। 2 लोगों को अतीक और अशरफ के किरदार में बुलाया गया। एसटीएफ के कई लोग जो थे वो सिविल ड्रेस में मीडिया कर्मियों के किरदार में थे और 3 शूटर्स के किरदार में भी लोगों को लाया गया। और देखिए आप किस तरह से पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। उस रात जो कुछ भी हुआ, मीडिया से बातचीत करने के दौरान जो शूट आउट हुआ, कुछ इसी तरह हुआ। तो अतीक हत्याकांड की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। आज न्यायिक आयोग के सदस्यों की मौजूदगी में प्रयागराज में गैंगस्टर अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के अपराध के सीन को रिक्रिएट किया गया। जिस तरह शनिवार की रात शूटर्स ने पत्रकारों के बीच से निकलकर अतीक और अशरफ को गोली मारकर उनकी हत्या की, ठीक कुछ उसी तरह क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। इस दौरान एसआईटी टीम के तमाम अधिकारी मौजूद रहे, तो वहीं न्यायिक आयोग के सदस्यों की भी वहां मौजूदगी रही। दूसरी ओर अतीक हत्याकांड को अंजाम देने वाले तीनों ही शूटर से एसआईटी लगातार पूछताछ कर रही है और हत्या के पीछे मुख्य किरदार का नाम जानने की कोशिश कर रही है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। सीन रिक्रिएशन के साथ ही अब तक एसआईटी की जांच कहां तक पहुंची। जब माफिया अतीक को पुलिस सुरक्षा में लगी थी गोली, जब अशरफ जमीन पर मौत की नींद सो गया, जब शूटर्स ने 8 गोलियों से अतीक को कर दिया था छलनी, उस सनसनीखेज हत्याकांड का सीन रिक्रिएशन हुआ। बिल्कुल उसी अंदाज में डमी अतीक और अशरफ को पुलिस वैन से नीचे उतारा गया और चंद कदम चलने के बाद उससे मीडिया कर्मियों ने सवाल जवाब किए। तभी पत्रकारों के बीच छिपे शूटर्स डमी अतीक पर गोली तान दी और फिर जो शनिवार की रात हुआ, सब कुछ कैमरे में कैद हो गया। अतीक और अशरफ को 3 शूटर्स ने जिगाना पिस्टल से मौत की नींद सुला दी थी। कुछ उसी तरह एसआईटी की टीम ने सीन रिक्रिएट किया और फिर जांच में सारे एंगल को शामिल किया गया। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 15 अप्रैल को इसी मोतीलाल नेहरू मंडी चिकित्सालय में मेडिकल कराने के दौरान हत्या कर दी गई थी और यहीं पर बाहर यहाँ पर प्रिजन वैन रुकी थी और प्रिजन वैन रुकने के बाद यहाँ से माफिया अतीक अहमद और अशरफ को अंदर ले जाया गया था। और ये वो स्थान है जहाँ पर पहुंचने पर मीडिया कर्मी अतीक अहमद और अशरफ से बातचीत करने लगे थे और उसी दौरान यहीं पर रोककर जब बातचीत की जा रही थी तो साइड से एक व्यक्ति आता है और उसने सबसे पहले अतीक अहमद को गोली मारी और उसके बाद अशरफ को। और जब पोस्टमार्टम हुआ और रिपोर्ट आई तो उसमें पता लगा कि अतीक अहमद को 8 गोलियां और अशरफ को 5 गोलियां लगी थी। यहीं पर अब इस पूरे मामले की जांच एसआईटी को सौंपी गई है। एसआईटी में एडीसीपी क्राइम सतीश चंद्र उसके अध्यक्ष हैं और इसके साथ साथ इसमें एसीपी सत्येंद्र प्रसाद तिवारी और इसके साथ साथ क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर ओम प्रकाश भी हैं। तो आज यहां पर सीन को रिक्रिएट किया गया है। लखनऊ से एफएसएल की टीम आई थी। डायरेक्टर एफएसएल सुधीर कुमार और फॉरेंसिक इंचार्ज AK श्रीवास्तव यहां टीम में मौजूद थे। उन्होंने यहां पर सीन को रिक्रिएट कराया है। जिस तरह से अतीक अहमद और अशरफ को गोली मारी गई थी, 2 व्यक्तियों को अतीक अहमद और अशरफ बनाकर खड़ा किया गया था। एक व्यक्ति उनसे बातचीत कर रहा था और बातचीत के दौरान गोली मारने के सीन को रिक्रिएट कराया गया।
अतीक के अंत की कहानी से लेकर शूटर्स के प्लानिंग तक की हर तस्वीर को एक एक फ्रेम रिकॉर्ड किया गया ताकि इस हत्याकांड में शामिल मुख्य आरोपी तक आसानी से पहुंचा जा सके और उन सबूतों को भी जुटाया गया जिसे मौके पर ही छोड़कर सभी शूटर्स सरेंडर कर दिए। एसआईटी की टीम को तीनों शूटर्स की रिमांड मिलने के बाद पूछताछ जारी है और उन राजों को उगलवाने की तैयारी है जिस मकसद से देश के सबसे बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया गया। पूछताछ में भले ही आरोपी अपनी अपनी कहानी बुन रहे हैं, लेकिन अभी तक हत्याकांड में फाइनल वजह तक पुलिस और एसआईटी की टीम नहीं पहुंच पाई है। खैर, शनिवार की वो रात जब माफिया अतीक और अशरफ को मौत के घाट उतारा गया और 5 दिन बाद यानी 20 अप्रैल को एक बार फिर उसी क्राइम सीन को रिक्रिएट कर सीक्रेट मर्डर के राज को तलाशा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अतीक अशरफ शूट आउट कांड में हिंदू महासभा ने हत्यारों को समर्थन देने का ऐलान किया है। हिंदू महासभा ने आरोपियों को कानूनी मदद करने का ऐलान किया है, यानी इस केस को लड़ने के लिए वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी हिंदू महासभा ने ली है। कानूनी रूप से हिंदू महासभा तीनों आरोपियों की मदद करेगी जिन्होंने अतीक और अशरफ की हत्या की। ये मामला अब कानून के माध्यम से अदालत में चलेगा और कानूनी मदद देगी अब हिंदू महासभा। तो अरुण मौर्य, सनी पुराने और लवलेश तिवारी, जिन तीनों ने गोली मारी अतीक और अशरफ को, उनका केस लड़ने में उनको कानूनी मदद का समर्थन हिंदू महासभा ने किया है। हत्यारों को हिंदू महासभा ने कानूनी समर्थन देने का ठाना है। हिंदू महासभा ने ऐलान किया है आरोपियों की कानूनी मदद की जाएगी। इस केस को लड़ने में कानूनी पहलुओं में मदद करेगी हिंदू महासभा। गैंगस्टर अतीक अहमद मारा गया, लेकिन उसके मंसूबे अब एक एक करके सामने आ रहे हैं। अतीक अहमद और उसका गैंग प्रयागराज की करेली विधानसभा की डेमोग्राफी बदलना चाह रहे थे। राजनीतिक फायदा और चुनाव में लाभ के लिए करेली के एक बड़े इलाके में माइनॉरिटी कॉलोनी बसाई जा रही थी और इसके लिए एक बड़े लैंड पर अतीक अहमद और उसके गुर्गों ने कब्जा भी कर लिया था, जिसका खुलासा न्यूज़ 18 पर यूपी एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश ने किया। आपको दिखाते हैं कैसे माफिया अतीक का प्लान मुस्लिम डिकोड हुआ। अतीक का प्लान मुस्लिम, जिससे वो कभी ना चुनाव हारने की योजना बना रहा था। माफिया अतीक, जो दहशत और खौफ के बीच अपने समुदाय के लोगों को एक खास इलाके में पनाह देने का प्लान बना रहा था। उसकी प्लानिंग विधानसभा चुनाव में हमेशा जीत हासिल करने की थी और अपनी इसी साजिश को कामयाब बनाने के लिए उसने अपने गुर्गों की एक टीम एक कंपनी की तरह काम पर लगाना शुरू कर दिया था और सबसे बड़ी माइनॉरिटी टाउनशिप बना रहा था। अतीक अहमद दरअसल अपनी करेली विधानसभा में एक ऐसी डेमोग्राफी को चेंज करना चाहता था जिसके जरिए न सिर्फ पॉलिटिकल पावर बढ़े बल्कि अपने गुर्गों को एक पक्का ठिकाना भी मिले। ये करेली विधानसभा का पूरा वही इलाका है जहां पर अतीक अहमद ने अपने कई शूटर्स को, अपने कई साथी अपराधियों को न सिर्फ जगह पर कब्जा कराया बल्कि उनके लिए एक मुस्लिम टाउनशिप बनाने की कोशिश थी। करेली विधानसभा का पूरा डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश थी और यही एक वजह है कि यहाँ पर हजारों हजार गरीबों के, वंचितों के प्लॉट्स पर, जगह पर अतीक अहमद और उसके गुर्गों ने कब्जा कर लिया। माफिया अतीक अहमद और उसके गुर्गे प्रयागराज की करेली विधानसभा की डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश में थे। वर्चस्व और राजनीतिक फायदे के लिए सियासी लाभ के प्लान पर काम कर रहा था और करेली के एक बड़े इलाके में माइनॉरिटी कॉलोनी बसाई जा रही थी। इसके लिए एक बड़े लैंड पर अतीक अहमद और उसके गुर्गों ने कब्जा किया था। अतीक के गैंग ने करेली से विधानसभा के अंदर उससे सटे हुए पूरे एक टाउनशिप बनाने की कोशिश की जिसमें बहुत सारे लोगों की जमीन कब्जा कर ली गई, खास करके जो कमजोर वर्ग के लोग थे
और उसमें कॉलोनी इसलिए बनाई जा रही थी ताकि उसमें माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को बसाया जा सके और ये गैंग जो है अपनी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को और मजबूत कर ले। माफिया अतीक अहमद ने अपनी दहशत को कायम रखने के लिए एक ऐसी रणनीति बनाई थी जिसे किसी को भनक तक नहीं थी, जो कोई सोच भी नहीं सकता। उस इरादे से करेली विधानसभा से सटे पूरे गांव में एक माइनॉरिटी टाउनशिप बनाने की शुरुआत की थी, जिसमें बहुत सारे लोग, खासकर कमजोर वर्ग की जमीन कब्जा कर ली गई थी। जमीन कब्जा और कॉलोनी इसलिए बसाई जा रही थी ताकि वहां अल्पसंख्यक कम्युनिटी के लोगों को बसाया जा सके और पॉलिटिकल पकड़ को और मजबूत कर सके। माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए एक अलग से बस्ती बसा सकते थे, तो क्या मतलब जो पॉलिटिकल सिस्टम है, क्या डेमोग्राफी चेंज करके वो ये भी प्रभावित कर सकते थे कि आने वाला उस इलाके का पार्षद, विधायक से लेकर सांसद तक ये डिसाइड करेंगे? वो जो स्ट्रैटेजी थी उसका टारगेट तो करेली विधानसभा थी और डेमोग्राफिक चेंज का ही प्लान था। वहीं जब इस बात का खुलासा हुआ तो सबके पैर तले जमीन खिसक गई। अतीक अपने अजय प्लान में कामयाब हो पाता उससे पहले ही यूपीएसटीएफ ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया और उस बात का भी खुलासा हुआ जिससे इस तरह की कॉलोनी बसाकर अतीक राजनीतिक घुसपैठ की साजिश कर सके। चुनाव में कभी नहीं हारने वाला प्लान तो अतीक ने जरूर बना लिया, लेकिन उसे इस बात का शायद ही अंदाजा था कि जिस जमीन को वो कौड़ियों के भाव खरीद रहा है या फिर धमकी देकर कब्जा कर रहा है, जब वो पीड़ित लोग सामने आएंगे तो उसका नतीजा क्या होगा। और हुआ भी कुछ वैसा ही, जिससे अतीक का फुल प्रूफ प्लान फ्लॉप हो गया। अतीक अहमद चाहता था कि राजनीति में उसका दबदबा कायम रहे, इसके लिए वो कई तरह के प्रयोग भी करता था। एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश ने भी न्यूज 18 से साफ तौर पर कहा है कि अतीक अहमद अपनी विधानसभा शहर पश्चिमी में डेमोग्राफिक चेंज कर रहा था। इसके लिए वो एक माइनॉरिटी कॉलोनी भी बना रहा था। जिस जगह पर हम खड़े हैं ये बख्शी का इलाका है। बख्शी मोड़ा इलाके में वो अलीना सिटी बसा रहा था, जहां पर अल्पसंख्यकों के लिए कॉलोनी बसाई जा रही थी। अतीक भले ही अब कब्र में दफन हो गया हो, उसका भाई अशरफ भले ही मौत की नींद सो गया हो, अतीक का शूटर बेटा असद भले ही मिट्टी में मिल गया हो, लेकिन अभी भी उसका खौफ ऐसा है कि कोई भी उसके काले कारनामों पर खुलकर अपनी बात रखने से बच रहा है। हाँ, लोग दबी जुबान में ही सही उसकी ज्यादती का जिक्र जरूर कर रहे हैं, लेकिन अतीक के कारनामे जिस तरह से उजागर हो रहे हैं वो बेहद खतरनाक थे, क्योंकि अतीक को पता था कि बिना राजनीतिक फायदे के वो कानून से लड़ाई नहीं लड़ सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। अतीक गैंग के सबसे खतरनाक गुर्गे बमबाज गुड्डू मुस्लिम का अभी तक एसटीएफ पता नहीं लगा पाई है, उसकी पकड़ से दूर है। अयोध्या के सराय राशि गांव से गुड्डू मुस्लिम की आपराधिक कुंडली का करीब 25 साल पुराना नाता है। सराय राशि गांव के धर्म सिंह ने न्यूज 18 से बातचीत में गुड्डू मुस्लिम से जुड़ी कई अहम जानकारियां साझा की हैं। तो लावारिस हालत में शव मिला था। गुड्डू मुस्लिम का अयोध्या से नाता रहा, किस तरह की वारदातें उसने यहां पर की, यहां के लोग खुद बताते हैं। संतु जी, गुड्डू मुस्लिम की लोग बड़ी चर्चा है सारा जी, तो क्या पूरा मामला किस तरह बताएंगे आप? मामला उस समय 98 का है। श्री संतोष सिंह पुत्र हरिराम हमारे पटीदार का लड़का था, वो जो वहाँ पे लखनऊ में रह के पढ़ाई भी करता था, और राष्ट्रीय जनता दल के उस समय तत्कालीन अध्यक्ष भोला सिंह थे, जिनके वहाँ वो महासचिव पद पर था। ऑफिस से गुड्डू मुस्लिम ही फ़ोन करके उनको बुलाया, और ये गुड्डू मुस्लिम, धनंजय सिंह, ये सब लड़के वहाँ रहते थे साथ में। इसको ले जाके इसकी हत्या करके इसकी जो है वो राइफल और मारुति बैन गाड़ी इसकी ले लिए ये लोग, और लाश लावारिस में कहीं रायबरेली रोड पे फेंक दिए थे। 19 शायद वो तारीख थी 19 अप्रैल 98। हाँ। और क्या संबंध रहा है सरासी का गुड्डू मुस्लिम से? गुड्डू मुस्लिम अब जो है उनके संतोष के साथ रहता था। ये लोग सब लखनऊ में रहते थे, कभी कभी उनके संतोष के साथ 2-4 लोग आते थे यहाँ पे। निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने बड़ा दावा किया है। शिवपाल यादव ने कहा है कि कार्यकर्ताओं में कोई मनमुटाव नहीं है और इस बार निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी बड़ी जीत हासिल करेगी।
वहीं अतीक के मर्डर पर उन्होंने सरकार पर निशाना भी साधा। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव जी हैं। सिंह साहब, किस तरीके की तैयारियां पार्टी की चल रही हैं इस समय और कितना दावा आपका है मेयर और जिला नगर निगम के चुनाव पे? देखिए, प्रत्याशी हमारे घोषित हो भी गए हैं और भी शेष होना है, और जैसे ही प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे स्थानीय निकाय के चुनाव में समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। और हम सभी अपने कार्यकर्ताओं से अपील करेंगे और जनता से भी अपील करेंगे कि समाजवादी पार्टी के जितने भी प्रत्याशी हैं उन्हें जिताएं और जीतेंगे भी। एक बात कहीं ना कहीं ये घूम रही है कि आपके उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिला है, ऐसी बातें चल रही हैं, कहीं पर भी कहा जा रहा, क्या सच है? देखिए, हमारे जीतने वाले जितने भी प्रत्याशी थे सभी को टिकट मिला है और हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं। और हम और अखिलेश दोनों मिलकर के जितने भी प्रत्याशी हैं चुनाव प्रचार भी करेंगे और समाजवादी पार्टी के जितने भी प्रत्याशी हैं उन्हें जिताने का काम करेंगे। जातीय जनगणना की मांग देश के तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से की जा रही है, क्या आपकी तरफ से भी ऐसी ही मांग सरकार से रहेगी? रायशुमारी आपकी क्या है जातीय जनगणना को लेकर के? जातीय गणना बहुत ज़रूरी है और तभी सामाजिक न्याय की उम्मीद की जा सकती है, तो इसलिए जातीय गणना होना चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में अखिलेश ही करा पाएंगे जातीय गणना, तो ये जातीय गणना बहुत ज़रूरी है। प्रयागराज में पूर्व सांसद अतीक अहमद, उनके भाई पूर्व विधायक अफसर की हत्या कर दी गई, जबकि वो निगरानी में थे, पुलिस के संरक्षण में थे, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश ऐसे दिए गए थे। इस घटनाक्रम को लेकर के कई तरह के सवाल पुलिस के ऊपर खड़े हो रहे हैं, आपके पास में क्या सूचनाएं प्रयागराज से मिल रही है? तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उनको गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया। और जब देखिए, अभी जब पुलिस की कस्टडी में थे तो पुलिस की कस्टडी में हत्या नहीं होना चाहिए थी। ये पूरी तरह से इंटेलिजेंस का फेलियरेंस और पूरी तरह से देखिए कानून व्यवस्था ध्वस्त। इस तरीके से अगर कस्टडी में हत्या हो जाए तो फिर कानून कहाँ बचा है। और कानून के साथ साथ फिर अगर इस तरीके की हत्याएं होने लगेंगी फिर न्यायपालिका का फिर काम क्या बचाएगा अगर इस तरीके की हत्याएं। और रुकेंगे ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं